तो पेश है 10 सवाल बिल्कुल बवाल, 10 प्रश्न 10 मिनट में और सीधे झोंके के साथ आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पंखे की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, क्या करेंगे, सरकारी पंखा है। अब देखते हैं कल बोलते हैं इलेक्ट्रिक वालों को सही कर दें तो सही हो जाएगा, क्या ही कहें। ओके चलिए, भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच निम्नलिखित, जब आप लोग सरकारी विभागों में जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको इस तरह की सामने आ सकती हैं, लेकिन कोई नहीं, ये आती जाती रहती वाली चीज़ें हैं, ठीक है। भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच निम्नलिखित में से किन द्विपक्षीय अभ्यासों का आयोजन किया जाता है? तो जी मैक्स, शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, मालाबार अभ्यास। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को बहुत सही तरीके से पढ़ना है। द्विपक्षीय अभ्यास पूछ रहा है, मालाबार। ध्यान रखिएगा, ये द्विपक्षीय अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें अमेरिका भी नियमित रूप से भाग लेता है। इस बार 2020 में तो ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया गया था इसमें भाग लेने के लिए। तो ये बहुपक्षीय या त्रिपक्षीय अभ्यास में आएगा, न कि द्विपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब इसमें दो पक्ष हों, तो दो पक्ष वाले केवल यही तीनों हैं, जी मैक्स, शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन। ओके, जी मैक्स इसमें क्या है, ये नौसैन्य अभ्यास है दोनों देश की सेनाओं के बीच, भारत जापान की। शिन्यू मैत्री ये वायुसैन्य अभ्यास है भारत और जापान के मध्य। धर्म गार्जियन ये थल सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास। जबकि मालाबार अभ्यास ये क्या है, नौसैन्य अभ्यास है। मुख्यतः 3 देश इसमें भाग लेते हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया को भी इस वर्ष आमंत्रित किया गया था 2020 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट, डी वाला हो जाएगा, 1 2 3। भारत और जापान की रक्षा सेनाओं के बीच जी मैक्स जो हमने बताया, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। विकल्प डी जो है सही है इसमें। वाहन स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वाहन स्क्रैपिंग नीति, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टर्म पे। जब ध्यान देंगे आप, तो आपको जितना भी कोई भी स्टेटमेंट होगा वो आपका सही हो जाएगा, बशर्ते कि फैक्ट ना हो। इस नीति को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से नितिन गडकरी साहब ने इसको तैयार किया है भैया। इसमें वायु प्रदूषण को कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। वो तो वाहन स्क्रैपिंग से ही संबंध ये समझ में आ रहा है कि ये प्रदूषण को कम करने, सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। इसमें पुराने मोटर, जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, उनको हटाए जाने की बात, परिचालन से हटाए जाने की बात की गई है, 20 वर्ष 15 वर्ष जो भी है। तो ये दोनों ही सही है, सी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं इस नीति के बारे में। तो मंत्री साहब ने लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य पुराने और खराब वाहनों को कम कर इनसे होने वाले वायु प्रदूषणों को कम करना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना है। इस नीति के अंतर्गत 20 वर्ष से अधिक पुराने 51 लाख और 15 वर्ष से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स को शामिल किया गया है। तो दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? एम्स खोला, तो ये कौन सा शहर दोस्तों, जल्दी से बताइए। बी, राजकोट। ओके, प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला 31 दिसंबर 2020 को रखी। इसके निर्माण पर लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। आपसे पूछना चाहते हैं कि यूपी में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यूपी में किन किन नगरों में, किन जिलों में या किस जिले में, किस या किन जिले में या जिलों में भारत सरकार ने एम्स की परमिशन दे दी है, और कहाँ पर एम्स का उद्घाटन हो चुका है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की, आपको कमेंट बॉक्स में ही हम आंसर दे देंगे, आप लोगों का आंसर देखने के बाद देखते हैं कौन कौन आंसर इसका देता है। आर्थिक, थोड़ा सा खोजी भी बनी है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? कई बार हम बता चुके हैं। IMF वाला कितना है? 11.5। विश्व बैंक वाला कितना है? 7.5 से 12.5 तक है एम्स वाला। और
भारत सरकार जो आर्थिक सर्वेक्षण में है वो कितना है, 11% है। तो कितना है, सी वाला राइट आंसर है दोस्तों, कई बार बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा आर्थिक समीक्षा में। चलिए, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कौन है वो? गुलाम मुस्तफ़ा खान है, शास्त्रीय गायक थे, 89 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तीनों पुरस्कार ध्यान रखिएगा, 4 चीज़ें ध्यान रखिए इनके बारे में। शास्त्रीय गायक थे, संगीतकार थे, पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। आगे, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? ध्यान रखिएगा, 2 तरह से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा राष्ट्र, अभी पहले आंसर दे लिए तो बताऊं, इसका आंसर 14 वर्ष होगा। तो कौन सा देश है जो 14 वर्षों के बाद अपने यहाँ पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है, कराने जा रहा है? तो कौन है? फिलिस्तीन है। ओके, और फिलिस्तीन के बारे में पूछे कि फिलिस्तीन कितने वर्ष बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए जा रहा है? तो कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद। ओके, तो फिलिस्तीन 14 वर्ष के लंबे समय के बाद वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने चुनाव समिति सहित देश के सभी राज्यों को सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? बहुत चर्चा में थे। किसने इस्तीफा दिया भैया? कहाँ के ये प्रधानमंत्री थे? तो इटालियन प्रधानमंत्री थे, इटली के, सी वाला। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुइसेप कोंटे को वर्ष 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया? आपको पता है कि बासमती चावल न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में बहुतायत में पाया जाता है, उत्पादन होता है। सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है इसका। अभी हाल ही में जीआई टैग किसने प्रदान किया है बासमती चावल को, किस देश ने? तो कौन है दोस्तों? ये पाकिस्तान है। ओके, पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया है। यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बासमती अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होता है। भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो किसे दिया गया है? शिंजो आबे महोदय को। सी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई थी। आबे ने वर्ष 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जो क्वाड समूह है, क्वाड ग्रुप है, इसको, ये इन्हीं के दिमाग की उपज मानी जाती है, शिंजो आबे के, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है? डी, क्यूबा को फिर से नामित किया है अमेरिका ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर। तो अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए
आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन? क्यूबा तो है ही, इसके अलावा ईरान पहले से ही है, उत्तर कोरिया पहले से ही और सीरिया पहले से ही है। ठीक है, तो 4 को शामिल किया गया। इन चारों के बारे में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और नया कौन शामिल हुआ है इसमें? क्यूबा। पहले भी अमेरिका ने कई बार इसको शामिल किया है, अभी फिर से इस लिस्ट में इसका नाम है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग ये लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ओके।